पूर्व परयो हो, क्योंकि संधि में दो वर्ण होंगे, पूर्व और पर। तो ये वाली जो संधि है, तो पूर्व परयो स्थाने एकः वर्णः भवति। तो अच संधि में भी दो प्रकार हमने जाने, एक वर्ण के स्थान पर एक आदेश होना। ये वाली संधि दो वर्णों के स्थान पर, मतलब एक इधर वाला एक इधर वाला, दो वर्णों के स्थान पर मिलकर के एक आदेश होना। समझ गए ना? कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जिन शब्दों को हम यूज करेंगे इसके अंतर्गत संधि पढ़ते वक्त। जैसे कुछ चीज़ें होंगी, मैंने उन्हें लिखा है। स्थानीय एक शब्द होगा, स्थानीय एक होगा आदेश, तीसरी चीज़ होगी निमित्त। ये तीन चीज़ों को बस समझ लीजिए, छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी। है सुशील जी? कुत्रस्ति? अच्छा अत्र। तो स्थानीय, स्थानीय का मतलब यस्य स्थानीय किमपि विधीयते, जिसके स्थान पर कुछ विधान किया जाए, जिसके स्थान पर कुछ विधान किया जाए, वह कौन है? स्थानीय। ठीक है। दूसरी चीज है आदेश। आदेश क्या है? यो विधीयते सह आदेशा, जो विधान किया जाए वो क्या कहलाएगा? आदेश। आदेश। दो चीज हुई, जिसके स्थान पर विधान किया जाए वो स्थानीय, जो विधान किया जाए वह कहलाएगा आदेश। तीसरी चीज निमित्त। निमित्त क्या है? जिसको ये कहा जाए कि इस वर्ण के पर में रहते ये काम हो, अथवा किसी वर्ण के पूर्व में रहते ये काम हो। निमित्त, निमित्त मतलब उस स्थानीय के स्थान पर जो आप आदेश करोगे उसकी कंडीशन को तय करने वाला, कि ये स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो कब होगा? पूर्व में या तो ये वर्ण हो या पर में ये वर्ण हो। ये जो कंडीशन जिसके कारण वहाँ रहेगी उसको कहेंगे निमित्त। जैसे भगवान कृष्ण उससे अर्जुन से कहते हैं गीता में कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे तू ये मत समझ कि तूने जो है तू इन सबको, जयद्रथ को, इन सबको, भीष्म को, इन सबको तू मारेगा। कहा कि तू तो मात्र निमित्त है इस कार्य को करने में, करता तो मैं ही हूँ। ये तो मेरे दाढ़ों में, तू देख एकादश अध्याय का वर्णन है कि मेरी दाढ़ों में देख, ये तो पहले से मरे पड़े हैं। तू तो निमित्त मात्र है इस चीज़ का, मतलब इस कार्य को करने वाला एक निमित्त है, बस वस्तुतः वो कार्य किया जा चुका है। ऐसे ही निमित्त उसे कहते हैं जिसके कारण उस संधि की कंडीशन पैदा हो। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पर कुछ आदेश होना है, आदेश मतलब जो विधान किया जाना है, और निमित्त मतलब उसके पूर्व में या पर में रहने पर जो कंडीशन पैदा करता है वो एक निमित्त है। उदाहरणों के माध्यम से भी इसे हम आगे समझते हैं। जैसे हम इको एणची को ले लें। इको एणची की संधि बहुत सरल है। क्या है सुशील जी यहाँ पर? ई उ री ली, ये चार वर्ण पूर्व में रहें। ये प्लस का चिन्ह समझ लो अभी यहाँ इस जगह पर, ये प्लस का चिन्ह है। ये चार वर्ण यदि पूर्व में है, जड़ संधि की कंडीशन देखिए, और ये अच वर्ण इधर है, और अच में भी एक शर्त है कि वो असमान अच होना चाहिए। असमान अच का मतलब जैसे ई के बाद ई नहीं, बाद में परे हो, ऊ के बाद ऊ नहीं हो, री के बाद री नहीं हो, और ली के बाद, जब मैं एक शब्द बार बार यूज कर रहा हूं अभी, परे, परे शब्द का अर्थ व्याकरण में बाद में ये होता है। जैसे इको एणची वाले इस सूत्र में हम देखेंगे एक स्थानीय है, क्योंकि इनके स्थान पर कुछ विधान किया जाना है। क्या विधान किया जाना है? यण। तो यण जो विधान किए जाने हैं ये आदेश हैं। ये किस कंडीशन में विधान किए जाएंगे? तो निमित्त के रूप में है अच, और वो भी असमान अच। समझ गए ना इस बात को? अच संधि तो बस इतनी सी ही है, मतलब अच संधि में जो यण संधि है वो तो बस इतनी सी ही है। अब इसके सूत्रों के माध्यम से यदि समझेंगे तो थोड़ा विस्तार भी है। उदाहरण बहुत इससे सिंपल हैं, वो आप साध लेंगे आप उन्हें, ठीक है, इसके द्वारा जो भी उदाहरण होंगे। आगे देखते हैं। कंडीशन समझ गए? चलो एक नियम और समझ लो कि ये सूत्र जो है 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। किस सूत्र का क्या लक्षण होता है ये यथा स्थान हम जानेंगे। जैसे इको यणची, ये सूत्र इक के स्थान पर यण कार्य को कर रहा है, इसलिए ऐसे सूत्रों को कहा जाएगा विधि सूत्र। जो काम करने वाले सूत्र हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? विधि सूत्र। जिन्हें हर जगह जैसे अकः सवर्णे दीर्घा,
वो अक्ष से सवर्ण अक्ष के परे रहने पर दीर्घ रूपी कार्य करता है, तो वो भी विधि सूत्र है। ठीक है। परिभाषा सूत्र क्या होते हैं? ये विधि सूत्रों के पथ प्रदर्शक होते हैं, उन्हें परिभाषा सूत्र कह सकते हैं। इनकी ये सरल सरल डेफिनेशन बनाई गई है। जैसे हम यहाँ पर जब यण संधि को पढ़ते हैं तो इको यणचि ये विधि सूत्र है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे ये परिभाषा सूत्र है। ठीक है। परिभाषा सूत्रों का काम होता है विधि सूत्रों के अर्थ में जहाँ कमोवेशी है उस अर्थ को पूरा करना। पाणिनि जी ने जो अपने 4000 सूत्र बनाए ना, उसमें ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। उसमें से विधि सूत्र वो हैं जो सर्वत्र कार्य करने वाले सूत्र हैं, जिनको लक्ष्यों में जाकर के काम करने हैं। परिभाषा सूत्र वो सूत्र हैं जो लक्ष्य में अर्थात प्रयोग में जाके काम नहीं करते, बल्कि वो सूत्रों के अर्थ करने में सहायक होते हैं, उन्हें कहा जाता है परिभाषा सूत्र। ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानान्तरतमः, ये इस प्रकार के सूत्र हैं जो कि परिभाषा सूत्र की श्रेणी में है। समझ गए? किसी भी परिभाषा सूत्र को विधि सूत्र में, ये परिभाषा सूत्र सूत्रों में लगते हैं, माने विधि सूत्रों में, ये प्रयोग में डायरेक्ट नहीं लगते हैं। अब आजकल पढ़ाने की रीति 2 प्रकार की है। कुछ लोग तो जैसे हम जिन गुरुजी से अध्ययन किए थे वृंदावन में, वो तो इनको जो परिभाषा सूत्र होते थे इनको भी वो लक्ष्य में अर्थात प्रयोग में जाकर के लगाते थे। लेकिन वैयाकरणों की जो परंपरा है उस रीति में परिभाषा सूत्रों को विधि सूत्रों के साथ जोड़ करके ही अर्थ करने की रीति है, उन्हें डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लगाया जाता है। समझ गए ना? इसलिए इको यणचि ये सूत्र का अर्थ होता है एकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय। ये यण संधि करने वाला प्रमुख सूत्र है। जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ना इको यणचि का जो है यण संधि की कंडीशन के एक वर्ण पूर्व में होंगे ई यू रिल री, बाद में यदि अच होंगे तो उन इकों के स्थान पर क्रमशः य व ल कर लेना है। ये तो कंडीशन बताई थी। लेकिन वो एक आजकल अनुवाद की दृष्टि से कोचिंग वोचिंगों में जो पढ़ाया जाता है वो वही तरीका है, उतना सा जो आपको शुरुआत में 2 मिनट में पूरा बता दिया वही। क्यों सुशील जी? अब आप तो मेरे जैसे वैयाकरण से इसको पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ व्याकरण के भी तत्व आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि उस तरीके से यदि हमें करना हो तो मुझे लगता है कि संधि अंधि प्रकरण तो 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जहाँ सूत्र न बताना हुआ, केवल नियम बताने हुए। लेकिन हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है, उस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अतः इस नियम को भी आपको बता रहे हैं। तो यण संधि करने वाला प्रमुख सूत्र है इको यणचि। इस सूत्र का अर्थ होता है एकः स्थाने यण स्यादचि। मैंने हिंदी में भी अर्थ लिख दिया है क्योंकि शुरुआत में बच्चों को संस्कृत समझने में कठिनाई होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। एकः स्थाने यण स्यादचि मतलब एक के स्थान पर यण स्यात् माने यण हो। अचि सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इसका अर्थ हम करते हैं अच परे रहते संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। इस सूत्र का अर्थ है। अब इसमें से जो ये द्वितीय सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र क्या कहता है? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। मैंने आपसे कहा है कि जो ब्लैक कलर से लिखा है वो मूल है, पहले दिन से ही बताया है, और जहाँ पर उसकी सहायता के लिए टीका लिखी है उसे अलग कलर में लिख दिया है। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मूल है वो उतना है जो ब्लैक कलर में लिखा है। ये सूत्र क्या कहता है? सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशेन का अर्थ है यस्मिन् सूत्रे सप्तमी निर्देशः, और तद्वारा जिस सूत्र में सप्तमी का निर्देश किया गया। ठीक है। और फिर उस सूत्र के द्वारा जो विधीयमानम कार्यम, सप्तमी का निर्देश करके जिस कार्य का विधान किया जा रहा हो वो कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, वह कार्य वर्णांतर के व्यवधान से पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए, पूर्वस्य बोध्यम। ये इस सूत्र का अर्थ अभी आपने सुना। दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं इसको अब थोड़ा और गौर से समझिए। सूत्र ने कहा सप्तमी निर्देशे ना, सप्तमी का निर्देश जिस सूत्र में किया गया हो। राहुल जी समझना इस बात को। मैंने आपसे कहा इन सूत्रों को, जो परिभाषा सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है, ये भी परिभाषा सूत्र है स्थानांतरतमा। जो भी परिभाषा सूत्र है वो विधि सूत्रों के सहायक होते हैं।
विधि सूत्र में एको एणची में अची में सप्तमी है। अची जो यह पद है इसमें कौन विभक्ति है? अभी जिनको नहीं भी पता है ना कि विभक्ति व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा रूप नहीं जानते हैं, अभी थोड़े दिनों वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लें अच संधि तक, वो ये संधि प्रकरण तक। उसके बाद हम जैसे अजंत से विभक्तियों वाला प्रकरण पढ़ेंगे, वहाँ से तुम वो भी सीख जाओगे। तो अची में कौन सी विभक्ति है? मैंने सूत्र के पदच्छेद में सूत्र को अलग अलग खोल के भी लिखा हुआ है, इसलिए इकह यण अची, अची सप्तमी है। तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह परिभाषा सूत्र ऐसी जगह पर टारगेट करेगा अष्टाध्यायी में जहाँ जहाँ पर विधि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति हो। ठीक है। परिभाषा सूत्र अपने किसी एक चिन्ह को देख करके प्रवृत्त होता है। तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी विभक्ति को देख करके विधि सूत्रों में प्रवृत्त होगा। क्यों? अरे जब तुम कहीं यात्रा करते हो, ठीक है, और तुम्हें टॉयलेट लगी है तो तुम कैसे ढूंढते हो टॉयलेट को कि कहाँ है भैया, कहीं ढाबा में चले गए, कैसे ढूंढते हो? वहाँ कुछ सिंबल रहता है ना, लिखा होगा महिलाएं, पुरुष, या कुछ और सिंबल बने रहते हैं, उसी आधार पर तो हम ढूंढते हैं। इसी तरीके से जो परिभाषा सूत्र हैं वो भी अपने किसी सिंबल के साथ वर्क करते हैं। इसलिए तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह सूत्र भी सप्तमी विभक्ति को देखेगा विधि सूत्रों में। ठीक है, सप्तमी देख ली इसने, कोई एणची में सप्तमी है, तो अब क्या करेगा? तो ये सूत्र कहेगा सप्तमी निर्देश के द्वारा जो कार्य विधीयमान हो, तो एको एणची में अची इस सप्तमी विभक्ति के द्वारा इक के स्थान पर यण रूपी कार्य विधीयमान है। ठीक है, तो वह जो कार्य है वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। अब इसके काम सुन लो, जहाँ ये सप्तमी विभक्ति को देखेगा तो पहले वो कहेगा वो जो कार्य है वो वर्णांतर के व्यवधान से रहित हो, वर्णांतर के व्यवधान से रहित हो और पूर्व वाले को हो। इस बात को समझिए क्या कहना चाहता है। देखो भाई, बात ये है, इस सूत्र को एको एणची को इक के स्थान पर यण करना है और अच के परे रहते करना है। परे रहते माने अच बाद में हो। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे मेरे से डायरेक्ट परे उत्तम है, और मेरे से परे देखा जाए तो ये वाली लाइन है पूरी, सुशील जी तुम भी मेरे से पर हो। ठीक है, तुम भी मेरे से पर हो, लेकिन क्या तुम डायरेक्ट पर हो? बीच में इतने सारे का व्यवधान है। मेरे से डायरेक्ट परे है ये उत्तम, मेरे से डायरेक्ट परे है ये राधिका। ठीक है, तो व्यवधान का मतलब तुम भी पर माने बाद में ही हो, वत्स वगैरह तुम सभी हैं, किंतु जो डायरेक्ट परे है वो ये है। ऐसे ही एक के स्थान पर यणादेश जो होगा अच को परे रहते होगा, लेकिन वो अच ये सूत्र कहेगा डायरेक्ट परे होना चाहिए। वो मतलब उस एक के बाद किसी और दूसरे वर्ण का व्यवधान ना हो, डायरेक्ट अच वर्ण होना चाहिए परे। क्योंकि परे तो वैसे भी संभव हो सकता था, जैसे तुम मेरे से परे हो सुशील जी, लेकिन व्यवधान बहुत है। समझ गए? तो ये सूत्र पहले कहेगा कि जी जहाँ सप्तमी विभक्ति हो, तस्मिन् नित्य उसके लिए कहेगा जहाँ सप्तमी विभक्ति के द्वारा किसी भी कार्य का विधान किया जा रहा है तो वह कार्य वर्णों के व्यवधान से रहे, मतलब उस एक और अच के बीच में किसी वर्ण का, किसी विजातीय वर्ण का व्यवधान न हो, और वो कार्य किसको हो? पूर्वस्य। और पूर्व में भी यण है, बाद में भी वो पूर्व में भी एक है, बाद में भी एक है, तो वो जो है यण कार्य होगा वो पूर्व वाले एक के स्थान पर होगा। ठीक है। दूसरा सूत्र स्थानांतरतमः, ये सूत्र क्या कहता है? ये भी परिभाषा सूत्र है। ये सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। यही लिखा है ना वृत्ति में, लघुकौमुदी में देखते रहे ना, प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। ए कन्नू, समझ रहा है कि नहीं? हाँ, आगे बैठा कर तू और जल्दी आया कर। ठीक है। तो प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। भैया प्रसंग क्या किसे कहते हैं? तो भैया एक यहाँ प्रसंग शब्द वैसा नहीं है जो तुम समझते हो कि कथा भागवत इत्यादि का कोई प्रसंग है, हैं? यहाँ प्रसंग शब्द का अर्थ होता है एकस्य स्थाने बहुनाम आदेशानाम प्राप्ति ही, एक के स्थान पर बहुत सारे आदेशों की प्राप्ति होना, उसे कहते हैं प्रसंग। कहीं कहीं स्थानम प्रसंगा, ये वैसे शास्त्रीय व्याख्या है, पर उसे ऐसे समझो तुम अभी के हिसाब से कि एकस्य स्थानेन स्थाने बहुनाम आदेशानाम प्राप्ति, एक स्थानीय के स्थान पर बहुत सारे आदेशों की जहाँ जहाँ प्राप्ति होगी वो प्रसंग कहा जाएगा। समझे बच्चा? जैसे यहाँ पर भी देखिए,
एक के स्थान पर यणादेशों की प्राप्ति। एक के स्थान पर बहुत सारे हैं आपके यणादेश। एक का मतलब ई, उ, रिल, री, इसमें से एक एक को समझो। ई भी एक है, उ भी एक है, री भी एक है। एक एक के स्थान पर चार चार की प्राप्ति है। मतलब यणादेश यण चार होते हैं ना, तो एक के स्थान पर बहुनाम प्राप्ति हो गया। तो ये प्रसंग है। ऐसा प्रसंग जिस जिस सूत्र में होगा, मतलब जो सूत्र एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति जिस सूत्र में हो रही होगी, जिस विधि सूत्र में हो रही होगी, ये स्थानांतरतम सूत्र वहां दौड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा सूत्र अपने किसी सिंबल को देख करके, टारगेट को देख करके अपना फिक्स करते हैं। जिस सूत्र में ये कंडीशन है, एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति, आदेश एक है, स्थानीय अनेक हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो सॉरी, स्थानीय एक है, आदेश अनेक हैं, ऐसे कहो, है ना, उल्टा कह दिया। तो ऐसे स्थान पर स्थानांतरतम जाएगा, क्योंकि सूत्र कहता है प्रसंगे सति, जहां प्रसंग हो, प्रसंग माने एकस्य स्थाने बहुनाम, एक स्थानीय के स्थान पर बहुत सारे आदेशों की प्राप्ति जहां होगी, वहां क्या होगा। और प्रसंग होने पर क्या होता है, अंतरतम। अंतरतम की व्याख्या की सदृशतम, सदृशतम आदेश हो। कहने का मतलब यह है, एक स्थानीय है, उसके स्थान पर बहुत सारे आदेशों की प्राप्ति है, तो जो उस स्थानीय के सबसे नजदीक हो, अंतरतम हो, माने जो सबसे सदृश हो, उसको करना है। सादृश्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या निकलेगा फाइनली, ये भी परिभाषा सूत्र, ये भी परिभाषा सूत्र, ये दोनों लग रहे हैं जाकर के विधि सूत्र के साथ संबंधित हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इन तीनों सूत्रों का, माने एको यणची का, इन दोनों सूत्रों को मिलाकर के एक कॉमन अर्थ बना लेते हैं, तो बढ़िया हो जाएगा सुशील जी। मतलब हम एको यणची का ऐसा अर्थ बना लेते हैं जिसमें दोनों परिभाषा सूत्र लग करके उसका अर्थ संपन्न हो गया हो। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? तुम अलग बात कह रहे हो, तुम अलग बात कह रहे हो, है ना, तुम भी एक अलग बात कह रहे हो। तो ऐसा करो, क्योंकि विधि सूत्र के सभी सहायक होते हैं ना, तो परिभाषा सूत्रों को एक उसका सहायक बना करके उसका मिलित अर्थ कर लो। तो हमने मिलित अर्थ कर दिया, अचह अव्यवहित पूर्वस्य एकः स्थाने अंतरतमो यणादेशः स्यात् संहितायाम विषय। एक अर्थ कर दिया सबका मिला करके। भाई तुम अलग अलग अपनी खिचड़ी पका रहे थे ना, तो अब आ जाओ, मिलित में आ जाओ। और हर एक विधि सूत्र का परिभाषा सूत्र के साथ मिलकर के ऐसे ही अर्थ करना चाहिए। वैयाकरण संप्रदाय में सर्वत्र अर्थकरण की रीति यही है, सर्वत्र, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या निकला, देखो मतलब देखो वही निकल रहा है, अचह अव्यवहित पूर्वस्य, अच से अव्यवहित पूर्व, हम उधर से स्टार्ट किए हैं, उधर से, अच से अव्यवहित पूर्व, एक के स्थान पर, अव्यवहित कहाँ से आ गया, तस्मिन् नीति से। अव्यवहित पूर्व कहाँ से आ गया, तस्मिन् नीति से, पूर्व से भी आया। कहने का मतलब तस्मिन् नीति जहाँ सप्तमी विभक्ति को देखता है, दो पद गिफ्ट करता है, अव्यवहितस्य और पूर्वस्य। निर्दिष्ट जो शब्द है उसकी व्याख्या वृत्तिकार ने अव्यवहितस्य लिखी और पूर्वस्य लिखी। मैंने इसलिए दोनों पर गोला किया हुआ है, जहां पर भी सप्तमी विभक्ति को देखेगा तस्मिन् नीति अव्यवहितस्य और पूर्वस्य को गिफ्ट कर देगा। तो कर दिया इसने। तो अब ये निकला सप्तमी, तो हाँ पूरा, अचह, अच से अव्यवहित पूर्व, एकः स्थाने, एक के स्थान में, अंतरतम यणादेशः स्यात्। अंतरतम कहाँ से जुड़ गया, स्थानांतरतम ने अंतरतम दे दिया इसको, अंतरतम यणादेशः स्यात्। तो देखो मिल के अर्थ बन गया क्या नहीं, ठीक है। संहितायाम विषय का अर्थ होता है संधि का जहां विषय हो। संहिता और संधि पर्याय है। संहिता कब मानी जाती है, जब वर्णों का निरंतर उच्चारण हो रहा हो। बात समझ गए? तो चलो यार इसकी स्थिति को अब करके देख लेते हैं। सुधि प्लस उपास्य, यहां पर धा का जो ई है और उपास्य का उ, इस अच से अव्यवहित पूर्व एक है। मैं इस वाले अर्थ से चेक कर रहा हूं, इस अभी जो बताया मिला करके, ठीक है। क्या है, अच से अव्यवहित पूर्व एक है, उसके स्थान पर क्या हो जाए, अंतरतम यण हो। यण मत कहो, केवल क्या कहोगे, अंतरतम यणादेश हो। तो ठीक है भाई, अंतरतम हम कैसे ढूंढेंगे, कहा कि अंतरतम, कई अंतरतम का मतलब सदृशतम। मैंने देखो अंतरतम की व्याख्या क्या की है यहाँ पर, सदृशतमा को, है ना, मतलब वृत्तिकार ने सदृशतम लिखा है। तो एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ हम सादृश्य मैच कैसे करेंगे। देखो हम मनुष्यों में तो कर लेते हैं, वो दो भाई एक प्राक शास्त्री के अभी आज आए नहीं, ठीक है, वो एकदम सदृशतम है। तुम एक को देखोगे दूसरे को देखोगे, तुम पता नहीं कर पाओगे यार क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या, और एक जैसी हेयर कट रखते हैं,
एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं से, मतलब हर एक स्टाइल एक जैसी उन्होंने कर रखी है। उन्हें बैठा दिया जाए से समझ में नहीं आएगा सहज, हम तो आज तक नहीं पहचान पा रहे उन्हें इतने दिन में भी। और एक वर्ण को दूसरे वर्ण के साथ सदृशतम कैसे चेक करोगे? तुम्हारे पास एक उपाय है, उच्चारण स्थान मैच करा करके। उच्चारण स्थान हम मैच करा लेंगे। तो देखो जैसे देखिए, ई है आपका सुधीपास्य में, ई है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? सब जोर से बोलो ना। हाँ, सब पढ़े हो ना। मैंने कहा संज्ञा प्रकरण का ज्ञान होना ही चाहिए। और मुझे बताओ, जो यणादेश किया जाने हैं, मतलब य व र ल, यही ना 4 वर्ण यण में आते हैं, इनमें से तालु स्थान वाला कौन है? य। तो इसलिए वो तालु स्थान वाला य हो जाएगा ई के स्थान पर। सुशील जी बूझे तो नहीं? हाँ। तो यह क्या हो जाएगा? य। तो ई के स्थान पर हो गया य। तो स्थिति हो गई फिर आपकी सुध य उपास्य। यहाँ तक की स्थिति हो गई। अब हर जगह पर ये एक शास्त्रीय विधि है। मैंने आपको पिछले जो है 10-12 मिनट में जो इतना विधि वर्णन किया, शास्त्रीय विधि से इसे ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है? उसमें कोई अड़च्ची से कैसे यणादेश किया कि अच से अव्यवहित पूर्व एक के स्थान पर अंतरतम यणादेश हो, तो हमने यणादेश कर दिया ई के स्थान पर य। अब जब ई के स्थान पर हो चुका है य, उसके बाद आपका रूप बन गया अभी तक शुद्धि उपास्य। लेकिन आगे की थोड़ा प्रक्रिया भी और बची है। इस द्वित्व वाली प्रक्रिया को कल समझते हैं। तो आज हमने ये 3 सूत्र पढ़े। आज के पाठ को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको स्थानीय क्या है, आदेश क्या है, निमित्त क्या है, ये बताया। और साथ में ही आपको अच संधि किन किन कंडीशन में होती है, अच वर्ण यदि पूर्व में हो, पर में हो, ये कंडीशनें बताई। और साथ में ही सूत्रों के भेद कितने हैं ये बताए, संधि के भेद कितने हैं ये बताए। और लास्ट में इन 3 सूत्रों की व्याख्या से सुध या उपास्य इतना सिद्ध कर दिया। जब हम ई के स्थान पर यह की है ना बच्चा, तो इसे हलंत ऐसा लगा दिए हैं, क्योंकि ई में वो आपने ध में से ई निकाल दी ना, तो वो ऐसा हल मात्र वर्ण बचा है, ध मात्र, इसलिए उसे ऐसा लिखा है। तो जाइए, अभी समय हो गया, आज इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे करेंगे। ठीक है? चलो, हर हर महादेव। पहुँचिए, आते रहिए निरंतर। आ जाओ सुधांशु।